मुझे लगता है दूध का कोई बेनिफिट नहीं है। Okay. So again, it's a big myth that has been या busted. जितना इंग्रेडिएंट्स जितने प्योर उनके खाने का इंग्रेडिएंट्स होता था, आज की डेट में कुछ भी वैसा नहीं है। मतलब आई वुड से कि कोई चीज़ आपने पहले ट्राई की है और आपको सूट किया है तब उसको करो। डोंट एक्सपेरिमेंट विथ योर स्किन। एवरी डर्मेटोलॉजिस्ट इज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, Okay. okay, but every cosmetologist is not a dermatologist. Treating the acne timely is very very crucial. They give you 10 ingredients जो कि acne के लिए अच्छे होते हैं. That doesn't mean you use all 10 for yourself. This advice कि आपको कुछ भी नया ट्राई करना है, consult with a dermatologist. Ask them if this is going to be suitable because they know your skin. They will analyze your skin and tell you कि ये ingredients आपको use करने भी चाहिए कि नहीं करने चाहिए. Namaste Bharat. I welcome you all again, Anu Talks. And today हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक मज़ेदार टॉपिक पे, जो है हमारा स्किन केयर। जब भी नया साल शुरू होता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग प्लेज लेते हैं अपना ख्याल रखेंगे। चाहे वो स्किन केयर हो, चाहे वो हेल्दी लाइफस्टाइल हो, एक्सरसाइज हो, डाइट हो, वेट वॉच हो, मेंटली फिट, फिजिकली फिट। हाँ, तो उसी एक चीज़ को आज हम एड्रेस करने वाले हैं, स्किन केयर। एंड आज मेरे साथ है डॉक्टर नुपुर। शी इज़ एन MD इन डर्मा। ये हमें बताएंगी बहुत सारी चीज़ें टीनेजर्स के बारे में। स्पेसिफिकली टीनेजर्स के साथ बहुत सारे इश्यूज आते हैं जब वो शुरू, और वो किसी से डिस्कस नहीं कर पाते, तो बहुत सारे मिथ आज हम बस्ट करेंगे। आज हम बात करेंगे बोटॉक्स, फिलर्स के बारे में, PRP के बारे में, क्या कराना चाहिए, कितना हेल्दी होता है, क्या डॉक्टर क्लिनिकल फेशियल्स आर बेटर और द रेगुलर फेशियल्स आर बेटर। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें आज हम कवर करने वाले हैं। तो ये एपिसोड आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और इंसाइटफुल होने वाला है। स्टे ट्यून टिल एंड, क्योंकि लास्ट में हम आपको टिप्स भी बताने वाले हैं। आपके बहुत सारे जो मिथ्स हैं वो बस्ट होने वाले हैं। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, आई वेलकम डॉक्टर नुपुर विद अस। हाय नुपुर, वेलकम टू अनु टॉक्स। Thank you. नुपुर, कुछ अपने बारे में बताओगे? मेरे बारे में आप सारा जानते ही हो, फिर भी मैं बता देती हूँ। I am Dr. Nupur Jain. I'm a dermatologist by profession and I've been practicing for the past 10 years. I did my MBBS from Bangalore, MD from Meerut, and Okay. after completing my MD, I was associated with many different hospitals. I was associated with various private clinics also. Then finally, I started with my own clinic. I think it's been now 5-6 years, and it's been a beautiful journey. Every day, I'm learning something new, and I just look forward to learning new things and coming up with new things in my practice. नूपुर, आपने डर्मेटोलॉजी ही क्यों चुना? मतलब इतने सारे मेजरली जो गर्ल्स हैं, मैंने देखा है गायनी विंग या फिर पीडियाट्रिशियन विंग बहुत ज्यादा चलती है। व्हाई डर्मेटोलॉजिस्ट? हाँ, इनफैक्ट मैंने भी जब अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया था, द फील्ड जो सबसे ज़्यादा पिकअप होती थी फॉर फीमेल्स इट वाज गायनेकोलॉजी ओनली, अदरवाइज रेडियोलॉजी लेते थे हाँ। लोग, पीडियाट्रिक्स लेते थे। तो मेरा भी मन पीडियाट्रिक्स या मेडिसिन में जाने का था, लेकिन मेरी मॉम ने मेरे को बस सजेस्ट किया कि तुम डर्मेटोलॉजी के बारे में भी सोचो। उन्होंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक सजेस्ट किया था कि कंफर्टेबल लाइफ होती है, नाइट कॉल्स नहीं होती है। तब मैंने भी इस बारे में जब सोचा, तब मैंने ये रियलाइज किया कि हमारी स्किन जो है वो सबसे बड़ी ऑर्गन है हमारी बॉडी की। हमारी बॉडी में अगर कोई भी डेफिशिएंसी होती है या फिर कोई भी अंदर से बीमारी होती है, तो वो सबसे पहले स्किन में रिफ्लेक्ट होती है। तो ट्रू। वो देख कर के मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लगा कि हम सिर्फ स्किन ही नहीं, हम इंटरनल अपनी बॉडी को भी पूरा ट्रीट करते हैं। एंड साथ ही साथ स्किन ट्रीटमेंट्स का जो मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट है, वो मैं रोज़ देखती हूँ अपने हाँ, पेशेंट्स के साथ में कि कितना हमारी जब स्किन क्लियर होती है, तब हम खुद वो कॉन्फिडेंट फील लेवल करते ऑफ हैं। कॉन्फिडेंस ही अलग होता एग्जैक्टली है। तो वो इतना ब्यूटीफुल ये फील्ड है दैट आई एम वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड एंड ग्लैड दैट आई जॉइन दिस यू फील्ड। मेकिंग पीपल लुक वेरी ब्यूटिफुल। आई नो दैट। आई पर्सनली, मैं आपके साथ काफी टाइम से मैं आपको जानती हूँ और मैं देख रही हूँ द ग्रोथ एंड द चेंजेस। वाओ, है ना? बट ये जो फील्ड होता है ना, मतलब ये जान के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम किस तरह से अपनी अंदर की बीमारियां अपने स्किन के थ्रू बहुत इजीली निकाल पाते हैं। जब भी हम जाते हैं, अगर हम द स्किन इज पेल तो पता चल जाता है, ड्राई है तो पता चल जाता है, हम सैड हैं, डिप्रेस है, तो भी हमारी स्किन शायद अलग तरीके से हाँ, बोलती है। बिल्कुल बिल्कुल।
किस एज से हमें जनरली शुरू कर देना चाहिए अपना स्किन केयर का ये बिल्कुल जो होता है ना ख्याल रखना, जब से पैदा होते हैं। जब से पैदा होते हैं? बिल्कुल। ऑफ कोर्स बेबीज का अलग स्किन केयर होता है, फिर जब थोड़े बड़े हो जाते हैं बच्चे उनका अलग स्किन केयर होता है, प्री टीन्स का अलग होता है, टीनेज का अलग है, यंग अडल्ट का अलग है, एंड देन द 30-40 का अलग। पहले के टाइम में तो सिर्फ पॉन्ड्स और निविया से ही काम चलता था। पहले के टाइम में बहुत एनवायरनमेंट चेंज था एंड अवेयरनेस भी कम थी, अब अवेयरनेस भी ज्यादा है। अब आप देखो टीनेजर्स या प्री टीन्स आप समझ लो 11-12 साल के गर्ल्स इतना ज्यादा कॉन्शियस हो गई है अपने आप को लेकर के, अपनी स्किन को लेकर के। आई थिंक देयर इज बॉम्बार्डमेंट, ओवर इंफॉर्मेशन हो रहा है विच इज नॉट गुड, बट अवेयरनेस इज गुड कि आपको पता है कि ये आपकी स्किन है और आपको इसका ख्याल रखना है, स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है, दैट इज गुड। Ask me, I have a teen daughter, she is 14 plus, Oh. and oh my god, मतलब जो बात होती है वो पूरा टाइम ना स्किन, मतलब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, एंड नॉट ओनली हर बट व्हेन आई सी हर फ्रेंड्स आल्सो, yeah. टीन्स में आजकल इतना ज्यादा प्रेवलेंट हो गया है कि स्किन हाउ डू दे लुक उनके, बिकॉज अभी ये एज है हार्मोनल चेंजेस की। Yeah. इसके अंदर अगर आपके पास स्किन पे कोई पिंपल्स हैं या फिर कहीं पे ड्राइनेस आ रही है, हेयर्स आ रहे हैं, दे आर ओवरली कंसर्न। मुझे Yeah. ऐसा लगने लगा है एक पता नहीं क्यों शिफ्ट होते जा रहा है, जैसे अभी ये टाइम स्कूल का होना चाहिए था और ये टाइम हमारे बहुत ज्यादा इन चीजों में चलते जा रहा है। तो हाउ, आई थिंक आई वुड से वी वर ब्लेस्ड टू बी लिविंग इन अ टाइम जब सोशल मीडिया नहीं था। इन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है, सोशल मीडिया कुछ भी हो सबसे पहले तो वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो जाता है। तो आई थिंक इसकी वजह से दे आर वेरी मच मोर कंसर्न देन वी यूज्ड टू बी। हमारे भी पिंपल्स होते थे, हाँ। हमारे भी स्किन में इश्यूज होते थे, लेकिन हम इतना बॉदर नहीं करते थे क्योंकि हम सारा टाइम वी वर नॉट एक्सपोज्ड टू द टू लोगों के कमेंट्स क्या आ रहे हैं, लोगों के लाइक्स क्या आ रहे हैं, हमारा उतना एक्सपोजर ही नहीं था। बट अनफॉर्चुनेटली दे आर लिविंग इन दिस टाइम. As I said, it's good to be aware, it's good to be mindful, but that thin line when they cross, when they become obsessed with कि एक पिंपल भी आ गया तो उसकी वजह से परेशान हो गए, हम बाहर नहीं जाना चाह रहे हैं, वो गलत है. So that, I think as parents, as the treating doctor, as an educator, हम सबको इन चीजों का ध्यान रख करके हमें काउंसिल करना है हमारे बच्चों को कि ट्रीटमेंट लेना है, बट उस चीज के लिए आप ऑब्सेस्ड मत हो जाओ. नहीं, मैं ये मतलब मैं चाहती हूँ कि आप इस शो में हमारे व्यूअर्स को पूरा ये बताएं स्पेसिफिकली। आई वांट कि जो टीन्स हैं, प्री टीन्स हैं, यंग अडल्ट्स हैं, उनके जो बर्डिंग स्किन इश्यूज हैं, हम उनको बताएं कि क्या अवेयरनेस होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आजकल इतना इजीली अवेलेबल है, अमेजोन पे जाते हैं, अपने स्टोर पे सेलेक्ट करते हैं, जो भी बेस्ट आ रहा है, ये एसिड, वो एसिड, ये पैच, वो पैच, कार्ट में डाला, ऑर्डर किया, और कब लगा रहे हैं कुछ पता ही नहीं चलता। हाउ सेफ इज ऑल दैट? उनको आई रियली वांट कि उनको बस ये अवेयरनेस है कि आपको ये यूज कर सकते हो, ये यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ओवर द काउंटर तो सब कुछ बिकने के लिए ही होता है, अवेलेबल है इजीली. तो व्हाट इज योर take on that? Before I answer that, I want to tell you a story about this teenage girl. I think 16th birthday उसका आ रहा था. मेरे 16 बर्थडे के 1 या 1.5 महीने पहले मेरे पास आई थी, and she was crying in my room. She was crying कि मेरा बर्थडे आ रहा है, and ये स्किन बर्न करके आई थी because she did exactly this. She picked up whatever random things, pimples निकले, उसके लिए salicylic acid, ये मिला, वो मिला, सब कुछ ऑर्डर करके यूज कर लिया, and then she ended up burning her skin. अब उसका नवंबर में बर्थडे था. Thankfully we were able to fix it and tide her through it, and she was Uh-huh. smiling and she was happy on her Wow. birthday. But it was a very sad हाँ, moment to see कि आप खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो. बिल्कुल. So what we need to understand is जो भी आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे, चाहे इन्फ्लुएंसर्स पोस्ट करें, चाहे कंपनीज अपना मार्केटिंग कर रही हैं, इंग्रेडिएंट्स जो है वो जरूरी हैं, लेकिन उनको किस तरह से यूज करना है, कब यूज करना है, वो जानना बहुत जरूरी है. देखो आजकल आधे तो डॉक्टर्स बन चुके हैं अपने वो आप, गूगल, और अब तो चैट जीपीटी. that is a separate problem altogether. But that's where हम जब मैंने MD अपना किया, I've completed, did 10 years of studies or 12 years. After that I started practicing. So we know that internal layers of the skin so deeply that we'll be able to help you better कि क्या ingredients आपको किस तरह से यूज करने चाहिए. तो कभी भी कोई भी स्किन प्रॉब्लम है, वो आपको हमेशा स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाकर के कंसल्ट करना चाहिए, समझना चाहिए कि किसमें क्या यूज करना है, एंड फॉलो दैट.
अपने आप से आपको डॉक्टर नहीं, अब अगर कोई हार्ट प्रॉब्लम होगा, आप क्या चैट जीपीटी से पूछोगे? नहीं पूछोगे ना, आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे। क्यों? क्योंकि वो स्पेशलिस्ट है उस फील्ड में। बिल्कुल। दैट्स द एजुकेशन वी नीड टू गिव टू आवर चिल्ड्रन एंड टू आवरसेल्व्स कि जो चीज जिस में स्पेशलिस्ट है, हमें उसी से जाकर के ट्रीटमेंट नहीं, लेना और चाहिए। आई मीन यू आर वेरी राइट, स्पेशली स्किन को लेके तो ना, मतलब हम सब खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। खासकर हमारी दादी नानी के नुस्खे हम जब घर के यूज, मतलब आई वांट टू नो इवन दैट आल्सो कि वो कितने सेफ है और वो हम कब तक यूज कर सकते हैं, उसके बाद हमें कब ओटीसी वाले पे आना चाहिए, किस तरीके से हमारा प्लान ऑफ एक्शन रहना चाहिए, रिजीम रहना चाहिए। सी दादी नानी के नुस्खे और जो दादी नानी की स्किन थी, अगर हम उनसे कंपेयर करेंगे तो देयर इज नो कंपैरिजन। जिस एनवायरनमेंट में वो रहते थे, जिस तरह की लाइफस्टाइल वो जीते थे, दे हैड नो स्ट्रेस, दे हैड नो पोल्यूशन। जितना इंग्रेडिएंट्स, जितने प्योर उनके खाने का इंग्रेडिएंट्स होता था, आज की डेट में कुछ भी वैसा नहीं है। बिल्कुल। सो जो उनके लिए चला, जरूरी नहीं है कि वो हमारे लिए चले। वी हैव टू अडेप्ट। adapt, we have to make changes, according to what we are facing. Having said that, I am not completely telling you कि आप बिल्कुल ही यूज मत करो या ट्राई मत करो। some of the things are good, like हर एक चीज में एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। जैसे अगर आपको कोई बोले नींबू यूज करना चाहिए, नींबू में विटामिन सी होता है, विटामिन सी इज अ ग्रेट इंग्रेडिएंट फॉर स्किन। सिमिलरली अगर पर उसको लगाना कैसे है ये नहीं। एग्जैक्टली अब टर्मरिक या हल्दी ले लो, हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है, दैट्स ग्रेट फॉर एक्ने और सम काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन। बट अगर हमने उसको ठीक तरह से नहीं यूज किया, कई बार घरेलू नुस्खे के बाद भी बर्न के पेशेंट्स आए हुए हैं, बिकॉज वो इतना ज्यादा गार्लिक को रब कर लिया या नींबू रब कर लगा लिया। ली। हाँ, तो दैट कैन ऑल्सो इरिटेट योर स्किन। सो फर्स्ट थिंग टू नो इज, जरूरी नहीं है कि घरेलू नुस्खा है तो 100% सेफ है। सेकेंड थिंग, घरेलू नुस्खे में उस एक्टिव इंग्रेडिएंट की कॉन्सेंट्रेशन मे नॉट बी हाई इनफ which will give you the result what a proper serum or a proper skincare product can give you. Okay. And purity also of a skincare product will be much higher. So that ways, मतलब आई वुड से कि कोई चीज आपने पहले ट्राई की है और आपको सूट किया है तब उसको करो। डोंट एक्सपेरिमेंट विथ योर स्किन, दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ, कि आप अपनी स्किन पे एक्सपेरिमेंट करो, जबकि वो सबसे पहली चीज है जो सामने वाला देखेगा आपके लिए। हाँ, अच्छा, ये कैसे डिसाइड करें कि हमें डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? क्योंकि अगर देखा जाए तो कॉस्मेटोलॉजिस्ट हमें एक्सटर्नली पूरा ट्रीट करते हैं, वो हमें सुंदर और ज़्यादा बना देते हैं हमारी स्किन को बहुत अच्छे से करके, और डर्मेटोलॉजिस्ट जनरली, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, बच्चे जाते हैं या फिर कोई बड़े भी जाते हैं तब जब उनको स्किन का प्रॉब्लम हो रहा होता है, जैसे कोई एलर्जी हो गई है, कोई रैशेज हो गए हैं, तब जाते हैं। तो हाउ टू डिफ्रेंशिएट? सबसे पहले, just to clarify for you and for all the viewers, every dermatologist is a cosmetologist. Okay, but every cosmetologist is not a dermatologist. Cool. So dermatologist वो होता है जिसने MD dermatology की है, and dermatology के बाद एक specialized field आती है cosmetology की, which is basically more about working on the beauty, working on improving the aesthetics. Okay. Whereas आज की डेट में every second person will call himself or herself a cosmetologist. Yeah. ना उनकी कोई MD डिग्री है, ना वो डॉक्टर होते हैं। हाँ. कई बारी तो वो ऐसे quacks होते हैं, I don't want to say much, but people who are not qualified, they are calling themselves cosmetologists. एस्थेटिशियन जो होते हैं, हाँ, वो ना उनकी कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड है, ना कोई प्रॉपर फॉर्मल ट्रेनिंग है, बट जस्ट बिकॉज उन्होंने इंस्टाग्राम पे सीख लिया है, यूट्यूब देख करके सीख लिया है, कुछ ट्रीटमेंट्स कर लिया है, वो अपने आप को कॉस्मेटोलॉजिस्ट बुलाते हैं। सो आई फील फॉर एनीवन हु इज फेसिंग ईदर, चाहे स्किन डिजीज है या स्किन प्रॉब्लम है, या फिर आपको अपने एस्थेटिक्स पे वर्क करना है, ऑलवेज कंसल्ट विद अ डर्मेटोलॉजिस्ट, बिकॉज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, उसको अपनी स्किन की तो नॉलेज है ही, वो आपको कॉस्मेटोलॉजी में भी बेटर रिजल्ट दे पाएंगे। Cool, that's a very good insight. In fact, अभी तो मैं ये भी देखती हूँ कि काफी सारी, अमन, नो ऑफेंस, बट बहुत सारी वुमेन हैं जो, मतलब वही दादी नानी के नुस्खे यूज कर करके ना, घर में क्रीम बनानी है, घर में सीरम्स बना लिए बालों के लिए, ना डार्क सर्कल्स के लिए, ये सीरम वो सीरम, एंड दे आर सेइंग दे आर सुपर सेलिंग, और अच्छा खासा ब्रांड चलता है उनका इस तरह से। आई रियली डाउट कि उनके पास ऑन बोर्ड कोई डॉक्टर कुछ रिकमेंडेशन होती भी होगी। See, I mean, without scientific background, अगर कोई चीजें कर रहे हैं, I am no person to say anything. But मैं तो अपने पेशेंट्स को, मेरे पास जब पेशेंट ये बोल के आते हैं कि हमने ये प्रोडक्ट यूज किया, हमारे को इससे ये हुआ या ये अच्छा रिजल्ट मिला, I tell them, अगर अच्छा रिजल्ट मिला है, सूट किया, प्लीज कंटिन्यू यूजिंग। At the end of the day, the point is to help get a result ना, तो वो अगर उससे रिजल्ट आ रहा है तो प्लीज जरूर यूज करो, नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है,
तब हमसे कंसल्ट करो। मुझे एक और बात पूछनी है अनुभव, किस एज से जनरली पिंपल्स आने शुरू होते हैं इन द यंग टीन्स? हमारे टाइम पे इट यूज्ड टू स्टार्ट आफ्टर प्यूबर्टी अराउंड 13 या 14, बट या अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ डाइट लाइफस्टाइल हम्म एनवायरनमेंट आजकल प्यूबर्टी भी जल्दी आ रही है एंड प्री प्यूबर्टी एक्ने भी जल्दी आ रहा है। सो आई एम सीइंग पेशेंट्स हु आर मे बी अराउंड 9 और 10, उनको भी एक्ने आना शुरू हो गया है। और कितना इफेक्टिव होता है उन, क्या कैसे एड्रेस करना चाहिए हमें? क्योंकि जब ये पिंपल्स जब दिखते हैं ना, सबके सवाल उठने लगते हैं, सब अपने अपने, स्पेशली अगर हमारे घर पे बड़े हैं या फिर कहीं बाहर जाते हैं, रिलेटिव्स हैं, वो अपनी अपनी चीजें अपनी बताते रहते हैं, तू ये किया कर, तू वो किया कर, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। क्या एक्चुअली कितना करना चाहिए और क्या, मतलब व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया ऑफ इट? See, when you start seeing puberty related, pre-puberty related changes in the skin and the body, start using a skincare routine appropriate for that ओके age. So, you know, अगर जैसे स्किन ज़्यादा ऑयली होने लग जाती है, बेसिकली प्यूबर्टी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो हमारे ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से स्किन पे ऑयल ज़्यादा सिक्रीट होता है। वो ऑयल जब पेंटअप हो जाता है फिर उससे एक्ने निकलता है। सो दैट इज ओके द प्रोसेस विच हैपन्स। तो उसको एड्रेस करने के लिए start using cleansers and moisturizers which are suitable for oily पर skin. मॉइस्चराइजर जब हमारा स्किन ऑलरेडी ऑयली है, यूज So करना that's चाहिए? that's another big myth, you know, which people have कि अगर हमारी स्किन ऑयली है तो हमें मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है। दैट एक्चुअली काउंटर एक्ट्स, क्योंकि जब हम मॉइस्चराइजर नहीं लगाते हैं तो हमारे फिर ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स को सिग्नल मिलता है कि यहाँ पे ऑयल की कमी है, इसलिए वो ज्यादा ऑयल और प्रोड्यूस करता है। ओह So to avoid that, you still have to use a moisturizer even if you have oily skin, but use thinner moisturizer, gel-based वाटर moisturizer, बेस? gel-based or जेल, water-based and non-comedogenic. ओके Non-comedogenic वो होते हैं जो कि acne बनने नहीं देते हैं. ओके So those kind of products you have to use. So cleansers which contain maybe glycolic acid या salicylic acid जो acne को oil को कम करते हैं skin में, and gel-based moisturizers you can use. Then अगर acne निकलने शुरू हो जाते हैं then there are specific serums or gels which you can start using. The education which the kids need at that age is that treating the acne timely is very very crucial. Acne तो subside हो जाएगा, but then the marks and scars which they leave, they are much more stubborn, much more permanent than the acne itself. So if we don't want to be dealing with those marks and scars 10 years later, आज अगर हमने सही स्किन केयर रूटीन फॉलो कर लिया तो वो हम अवॉइड कर सकते हैं। तो उसके लिए जब जब भी प्री प्यूबर्टी ये जब चेंजेस दिखने लगते हैं, तो डू यू थिंक दैट इज द फर्स्ट राइट टाइम टू विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट एब्सोल्युटली विद एब्सोल्युटली आवर यस। किड्स? जैसे रेगुलर डेंटिस्ट के हाँ पास हमें हाँ जाना हाँ चाहिए हाँ, ना हर 6 महीने में, साल भर में, वैसे ही आपको हर अपने स्किन डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट के के, पास जाना चाहिए, इवन इफ एवरीथिंग इज गोइंग आई फाइन। थिंक ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, हम स्किन डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब जब कोई कोई स्किन की प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ होती जाती है, है। और वो भी तब जाते हैं जब बाकी 10 जगह से ट्रीट नहीं होती है वो स्किन की प्रॉब्लम, तब हम हाँ जाकर के हाँ, डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछते हैं वरना कि हम अब इसको ठीक कर दो। बिल्कुल ठीक है, वरना सबसे पहले हम यही कोशिश करते हैं कि हम अपनी घरेलू चेंजेस नुस्खे कर लें, घरेलू नुस्खे कर लेते हैं, फिर हम लोग बाजार से जैसे ओटीसी वाले केमिस्ट चीजें से पूछ लेते हैं, केमिस्ट से पूछ लेते फिर हैं। फ्रेंड से पूछ लेते हाँ, हैं। यही होते हैं। यस, so that's a big problem in India especially. I feel कि dermatologist के पास लोग लास्ट ही जाते हैं। हाँ, So बट हाउ सेफ आर दीज ओटीसी प्रोडक्ट ओवर द काउंटर? जैसे मिलता है, जैसे एंटी पिंपल मिल जाता है सारे फेस वॉशेस में आपके। आजकल तो फेस वॉशेस में अगर मैं देखने जाती हूँ 50 तरीके के फेस वॉशेस दिखते हैं मुझे yeah, काउंटर पे। ये इसका, ये हल्दी वाला है, ये नीम वाला है, ये एंटी एक्ने है, ये एंटी रैश है, ये एंटी एलर्जिन है, ये यू नो फ्रेग्रेंस फ्री है, ये नो सल्फेट है। कैसे पिक करना चाहिए? consult with a dermatologist. अकेले, क्योंकि बच्चे तो होते हैं, वो तो समझ में नहीं आता, वो तो Yeah, सीधा सीधा जाते हैं कि मम्मा जो अच्छा लग रहा है, या फिर दूसरा क्राइटेरिया ये भी है, जो जितना ज्यादा महंगा महंगा है, प्रोडक्ट होगा yeah. वो उतना ज्यादा ट्रस्टेबल होगा। See, apart from the money which is being wasted, you might end up harming your skin. So that is why I always advise कि आपको कुछ भी नया try करना है, consult with a dermatologist, ask them if this is going to be suitable because they know your skin. They will analyze your skin and tell you कि ये ingredients आपको use करने भी चाहिए कि नहीं करने चाहिए। हाँ, क्योंकि आप गूगल पे जाओगे या इंस्टाग्राम पे जाओगे, एवरीथिंग दे गिव यू 10 इंग्रेडिएंट्स जो कि एक्ने के लिए अच्छे होते हैं। दैट डजंट मीन यू यूज ऑल 10 फॉर योरसेल्फ। टी ट्री ऑयल जहाँ लगाओ, ये घर में तो होता ही है, आप हाँ। फ्रेग्रेंस के लिए लेकर आते हो, टक लगाया टक से। हाँ, टूथपेस्ट, या टूथपेस्ट, ओ गॉड, उससे बर्न्स इतने ज्यादा होते हैं। सीरियसली या मैंने तो सुना है टूथपेस्ट पिंपल के लिए बहुत अच्छा होता है, होता फिर लोग ओवरनाइट ऐसा ठीक। बट वो अगले दिन जब आते हैं रेड मार्क लेकर के, तब हमें ट्रीट करना होता है। इनफैक्ट कुछ लोग सोप भी यूज करते हैं।
अगर पिंपल आ गया है तो बस सोप, ड्राई सोप लिया और हाँ, उसको रब कर लिया, अच्छा, वो और पूरा ड्राई हो गया और नेक्स्ट डे गायब। आई डिडंट नो अबाउट दैट। सो ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं। बेसिकली द थिंग इज, द क्रक्स इज, जब आपको चेंजेस दिखते हैं तो प्लीज अपने डर्मेट से कंसल्ट बिल्कुल, करो रादर देन सेल्फ ट्रीटिंग योरसेल्फ, क्योंकि देखो पैसे तो खर्च करने ही है, एग्ज़ैक्टली, ईदर माइट वेज। एज़ वेल यूज़ इट फॉर हाँ, समथिंग व्हिच विल गिव यू बेनिफिट। राइट राइट राइट। दूसरा मेजर इशू जो टीनेजर्स के साथ मैंने नोटिस किया है वो है उनके हेयर्स। हेयर इशू बहुत उनको, मतलब बैक ऑफ द माइंड आई थिंक, एंड दिस इज समथिंग विच दे आर नॉट इवन एबल टू स्पीक आउट कि है ना ये प्रॉब्लम आ रहा है। दे वांट टू वेयर ना स्लीवलेस कुछ पहनना है उनको, या फिर उनको शॉर्ट्स पहनने हुँ, हैं, हुँ, बट हुँ, हुँ। बिकॉज ऑफ द हेयर, लाइक मुझे लगता है कि उस टाइम पे यू नो आई गो 2 decades बैक, कभी इतना ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन हाँ अभी तो बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। व्हाट डू यू थिंक इज गुड, रेजर्स यू नो ये, या फिर जितने भी हेयर रिमूवल क्रीम्स आते हैं, वैक्सिंग है या फिर द लेजर इज देयर, ये 4 चीजें तो मुझे पता है। See, unwanted facial and body hair is a big problem and usually puberty के टाइम पे शुरू होता है ये। अगर कोई hormonal imbalance in the sense sorry PCOD या इस तरह का कोई hormonal issue है, तब वो पहले treat होना ज़रूरी है। So that is something, that is another important problem with teenagers face, जिसकी वजह से acne भी होता है, unwanted hair भी आता है। तो PCOD is very common, especially The girls, with the yeah. girls and because of the lifestyle and diet. तो अगर वो डिटेक्ट हुआ है then that needs to be treated by either a gynecologist or an endocrinologist. वो नहीं है and without any hormonal issues, normal physiological changes की वजह से आपके अंडर आर्म के बाल आ रहे हैं, बॉडी के बाल आ रहे हैं, तो टिल द एज ऑफ 16 मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप रेजर यूज करो। रेजर इज एक्चुअली द सेफेस्ट थिंग, इट्स द इजीएस्ट थिंग, मोस्ट कन्वीनियंट थिंग टू पर डू। रेजर यूज करने से तो बाल बहुत हार्ड हो जाते हैं ना। That is also another myth because see, the properties of our hair, how thick or how dark it will be, it all depends on the hair follicle, and hair follicle जो है वो बहुत deep होता है स्किन के अंदर। आप रेजर जब कर रहे हो आप तो सिर्फ ऊपर से उसको हटा रहे हो, it is not impacting the follicle in any way, so that is why razor is not going to change the kind of growth। लेकिन जब आप शेव करते हो तब वो एंगल पे कटता है बाल, राइट? हाँ, तो जब वो बाहर निकलता है थोड़ा सा पॉइंटेड निकलता है, दैट्स व्हाई इट जस्ट फील्स कि वो थिकर आ गया है, बट द थिकनेस, द लेंथ, द डार्कनेस, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम विद द रेजर। ज्यादा ग्रोथ नहीं होती उससे। नो, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट साइंटिफिकली पॉसिबल। मैंने तो ये भी सुना है कि रेजर यूज करने के जो डिसएडवांटेजेस हैं, वो ये सबसे पहला ये कि उससे बाल आपका बहुत मोटा हो जाता है, सेकेंडली आपकी हेयर ग्रोथ ज्यादा हो जाती है। इट्स नॉट पॉसिबल। ओके। हेयर ग्रोथ ज्यादा या कम, वो सिर्फ वो चीज इम्पैक्ट कर सकती है जो कि फॉलिकल पे वर्क कर रही है ना, फॉलिकल पे तो वर्क ही नहीं कर रहा है वो, ना वैक्सिंग फॉलिकल पे वर्क करती है, दैट इज व्हाई वैक्सिंग विल नॉट हेल्प इन परमानेंट रिडक्शन। या ना थ्रेडिंग वर्क करती है, दैट इज व्हाई थ्रेडिंग से परमानेंट रिडक्शन या परमानेंट कभी बढ़ता नहीं है ग्रोथ, हाँ, राइट? लेजर हेयर रिमूवल जो ट्रीटमेंट होता है, दैट इज द ओनली थिंग व्हिच एक्चुअली वर्क्स ऑन द हेयर फॉलिकल, दैट इज व्हाई इट इज द ओके ओनली परमानेंट सॉल्यूशन फॉर अनवांटेड फेशियल और बॉडी हेयर। ओके, एंड दैट इज द ओनली थिंग दैट कैन ऑल्टर्स The द यू नो thickness, द थिकनेस the एंड द। density, the length, ओके, the कितना फास्ट ग्रो करेगा बाल, वो सारी चीजें सिर्फ लेजर है जो वर्क कर सकती है एंड उस हाउ पे। सेफ इज दिस wheat and hair removal creams which is available easily? See, I have had cases of allergic reactions, irritant reactions because of these hair removal creams. So I won't say it's 100% safe, but अगर आपकी स्किन में उससे कोई प्रॉब्लम नहीं बट हुई है, मैंने ना स्किन डार्कनिंग का बड़ा इशू सुना है हो उससे, सकता है, वो भी कि हो है ना सकता है, ये it सब can cause। रिमूवल क्रीम से आपका स्किन डार्क होने लग Yes, जाता है। because of the chemicals which are there in the cream, it can cause darkening also। सो रेजर इज गुड टू गो रेजर फॉर इज द द, यंग हाँ, गर्ल्स। 16 तक आप रेजर करो और 16 के बाद लेजर स्टार्ट करो। बट लेजर से क्या हमें हॉर्मोन्स हैं, बिकॉज विद गर्ल्स अगेन वन इशू, बिकॉज दे हैव इज देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो कहीं अफेक्ट होता है? फ्रॉम द लेजर, सी जो लेजर टेक्नोलॉजी है वो इतनी स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी है, इट ओनली वर्क्स ऑन द हेयर फॉलिकल। तो जहाँ पे भी उसको ब्लैक कलर का हेयर फॉलिकल दिखता है वो डिटेक्ट करके उसको वहां से हटाता है। इट नीदर गोज एनी डीपर, ना वो किसी मसल में जा रहा है, ना किसी ऑर्गन में जा रहा है, ना किसी ब्लड वेसल में जा रहा है, तो इट विल नेवर कॉज एनी इंटरनल प्रॉब्लम। कोई इंटरनल रिप्रोडक्टिव एरिया या कुछ वैसा कोई प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म में नहीं होता है, and it is being used for more than 30-40 years now, so we have enough scientific data, we have enough evidence to show that it doesn't have any long term
complications. Okay, because this is a one big myth कि अगर you want to bear a child ना later stages में आपको problem आ सकती है, Nothing तो like it's that. better you get it done only once you are done with your kids. No. There's nothing like that. In fact, जो Bikini area है, that is one of the commonest areas that we do. Yeah. And from hygiene point of view also, it's a very good treatment to opt for in young girls. Okay. Yeah. That's a good insight. And what about men? If I talk about the young boys, what type of skin issues they have? School के बच्चे जो हुए हैं, college going बच्चे हैं, उन जो boys हैं, उनको क्या issues आते हैं majorly? आई थिंक उनका सबसे बड़ा इशू तो यही है, उनको ऐसा लगता है कि उनकी स्किन में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती है, तो उनको स्किन केयर रूटीन फॉलो ही नहीं करना चाहिए. So, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि उनको ये एजुकेट करना कि स्किन केयर रूटीन, ऑल्दो आई फील द ट्रेंड इज चेंजिंग. नाउ आई सी अ लॉट ऑफ यंग बॉयज, men who are conscious about how they look. So I have seen my daughter's friend. I mean, they are using 5-step skincare regime. वो कह रही, मतलब once she went to a camp and she was like, मम्मा मैंने तो सिर्फ क्लेंस किया और सिरम और मॉइस्चराइजर लगाया, और उसने तो like he was having that 5-step पूरा किट लेकर आया था. मैंने कहा really? Yeah, it's actually that, as I said, the trend is changing. I do see young boys who are very careful and who they take good care about their skin. So for them also appropriate to अगर ज़्यादा oily है, according to that they should use a skincare routine. Sunscreen is something I feel that people tend to neglect. तो and फिर वो क्या होता है, वो cumulative sun exposure हो जाता है, and then by 35-40 they see a lot of pigmentation. तो वो avoid करने के लिए regular use of sunscreen, consistent use of a good skincare routine, these things are important. What is the best age to start sunscreen? बेबीज पे भी लगाना चाहिए, मतलब once they are after 2 years you should be applying sunscreen if they are out in the sun. बीच पे जा रहे हो या कहीं पे भी धूप में जा रहे हो तो उन पे भी sunscreen लगाना चाहिए. There are safe sunscreens which are to be used for babies. You can use those. And then of course जब बाहर स्कूल जाने लग जाते हैं, बाहर खेलना शुरू कर देते हैं, they should start using sunscreen. Okay. और Indian environment के हिसाब से what SPF you recommend? For children maybe around SPF 20 to 30, and then अगर आपकी एज 35 से ज़्यादा है तो आप SPF 50 यूज़ करना शुरू कर दो. And how frequent we need to use it? Sunscreen has to be reapplied every 3 hours. हम चाहे बेस्ट से बेस्ट सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं, वो उसके 3 घंटे के बाद उसका इफेक्ट नहीं रहता है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम व्हिच आई सी इन माय पेशेंट क्या करते हैं, 8 AM या 9 AM पे सनस्क्रीन लगा लिया, 2 बजे स्कूल पिकअप के लिए जाते हैं, तब तक सनस्क्रीन खत्म हो चुका होता है. सो यू हैव टू रीअप्लाई योर सनस्क्रीन एवरी 3 hours, क्योंकि वो जो आपने 9 बजे लगाया है उसका इफेक्ट 2 बजे तक खत्म हो चुका है. तो अगर ये देखा जाए तो हम सुबह तैयार हुए, सनस्क्रीन लगाया, उसके बाद मेकअप लगाया गर्ल्स, एंड लाइक दे वेंट आउट, और 3 घंटे के बाद फिर उस मेकअप का क्या होगा? उसके ऊपर आपको सनस्क्रीन लगाना है. यू हैव टू गो फॉर सनस्क्रीन, मे बी जेल फॉर्म ऑफ सनस्क्रीन जो कि आपके मेकअप को डिस्टर्ब ना करे. बट रीएप्लिकेशन ऑफ सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड स्पेशली दिस इज अनदर थिंग व्हिच आई सी विद माय पेशेंट्स. बीच हॉलीडेज पे जाते हैं जब, और बिल्कुल टैन होके आते हैं और बोलते हैं हम तो खूब सनस्क्रीन लगाया था. फिर जब मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या पानी में जाने के बाद आपने रीअप्लाई किया? नहीं. तो हाँ, हम तो पानी में जाने से आधा घंटा पहले इतना पता है, आधे घंटे पहले लगाना है, आने के मतलब उसके बाद once you're out of the water, most of the time जो आपने लगाया, चाहे वो waterproof sunscreen भी है, तो भी वो हट जाता है. And that's the time your skin is most sensitive to the sun. तो तब अगर आपने reapply नहीं किया, तब तो आप 100% टैन होके आओगे. Okay. So yeah, I myself have, मतलब हाँ अपने आप है लगाते गए तो बात एक अलग है, लेकिन ये ना ध्यान रख के लगाना, I have never done that. That's a very good insight again. I'm telling you from 10 years of experience. Yeah. This is what I've realized. Hence, this is the need of the doctor. अब यही तो है ना, अब हम खुद पढ़ के इतना नहीं पढ़ सकते हैं जितना आप actually पढ़ के जितना जानते हो. That's amazing. Boys sunscreen नहीं लगाते, पर वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. उनको एजुकेट करना और उनको समझाना कि क्यों इम्पोर्टेंट है सनस्क्रीन लगाना. वो ये कहते हैं हमने वो तो साबुन से अपना चेहरा धोते हैं, मतलब जो भी है. और मुझे नहीं लगता बॉयज अगर फेस वॉश भी जनरली यूज करते होंगे, या जो डिफरेंस है द फेस वॉश एंड द बॉडी वॉश सब एक है. बाहर आया जो भी है क्रीम, जो बॉडी लोशन है वही उनका फेस क्रीम है. सनस्क्रीन तो मुझे याद ही नहीं, कभी शायद यूज करते भी होंगे बॉयज. सी वही तो ये एक्सट्रीम सिचुएशंस है ना. एक है जो बहुत ज्यादा केयरफुल है अपने स्किन को लेकर के, एक है जो बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देते हैं. वी हैव टू बी बैलेंस्ड. तो वो एजुकेशन है जो यंग एज में हमें देनी है अपने बच्चों को. क्या होना चाहिए रेजिम जनरली फॉर बॉयज एंड फॉर गर्ल्स? For this young I teens. am not in favor of this 8-step 10-step skincare routine. I don't think Indian skin के लिए ये बना है.
ये कोरियन स्किन के लिए बना है, उनकी स्किन अलग है, उनका खाना पीना अलग है, उनकी जेनेटिक्स अलग है, सो दे कैन use all of that and they are anyways they have very good skin. हमारी स्किन में अगर हमने 8-10 प्रोडक्ट लगा लिए ऑलरेडी, ये इतना क्लाइमेट जो हमारा ऐसा है कि इतनी ह्यूमिडिटी होती है, we'll end up breaking out, we'll end up with rashes. तो I like to simplify the skincare routine for my patients. मैक्सिमम 3 और 4 स्टेप्स. सो सबसे इंपॉर्टेंट मॉर्निंग में आपका क्लेंजर है. क्लेंजर के बाद आपको लगाना है कोई भी, अगर आपका स्किन कंसर्न है, चाहे आप सिर्फ ब्राइटनिंग के लिए लगा रहे, तो एक एक्टिव सीरम मॉर्निंग में लगा लिया. देन यू अप्लाई योर मॉइस्चराइजर एंड देन योर सनस्क्रीन एंड यू आर गुड फॉर द डे. एंड व्हाट अबाउट द टोनर? सी, टोनर का पर्पस क्या है? टोनर पहले जमाने में यूज करते थे जबकि अलग तरह के क्लेंजर नहीं यूज करते, सोप यूज करते थे. हाँ. तो उस पीएच को बैलेंस करने के लिए टोनर टोन यूज यूज किया करते जाता था. थे. अब आज हमारे इतने अच्छे क्लेंजर्स हैं, पीएच बैलेंस चीजें हमें मिलती है, Obviously, सो yeah. आई डोंट सी द नीड ऑफ अ टोनर. बट इफ यू हैव वेरी ऑयली स्किन देन आप हाँ, डैप लगा कर लो, सकते हो, टोनर हाँ. से उसे क्लीन कर लो, अदरवाइज यू डोंट नीड टू यूज अ And टोनर. how frequent we should use the scrubbing? स्क्रबिंग जो फिजिकल स्क्रब्स होते हैं, दे आर नॉट Oh, wait, रिकमेंडेड. over the counter दे scrubs. आर नॉट रिकमेंडेड. Okay. स्क्रबिंग का पर्पस है एक्सफोलिएशन. ठीक है, एक्सफोलिएशन इज इंपॉर्टेंट, आई डोंट डिनाई इट. एक्सफोलिएशन शुड बी डन maybe once a week depending on how the weather is, but chemical exfoliation is preferred as compared to physical exfoliation. Physical exfoliation जो स्क्रब्स होते हैं जिनमें छोटे छोटे दाने होंगे, किसी हाँ, भी चीज हाँ, का हाँ, आपने हाँ. स्क्रब बना लिया, तो उन दानों से फिजिकल माइक्रो इंजरीज बोलते हैं, माइक्रो इंजरीज हो जाती हैं स्किन पे. देन दे बिकम फोकस फॉर इन्फेक्शन, दे बिकम फोकस फॉर इरिटेशन और Okay. एक्ने. तो Okay. अगर आपको एक्सफोलिएशन करना है, यूज केमिकल एक्सफोलिएंट्स, जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड आप यूज कर सकते हो, लैक्टिक एसिड यूज कर सकते हो, ये सब केमिकल But एक्सफोलिएंट्स is हैं. it okay to use at home? खुद से हम लोग यूज कर सकते हैं, या again a Your doctor doctor will is recommend. required? Your doctor will recommend what percentage of glycolic acid, which product you should use, how often you should use. तो वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप यूज कर सकते हो घर पे, बट Okay. फिजिकल स्क्रब्स शुड बी कंप्लीटली अवॉइडेड. अगर मैं बात करती हूँ जनरली, अगर टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ की, जहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत रेडिली अवेलेबल नहीं होती हैं, जहाँ पे फैमिलीज भी बहुत ज़्यादा अवेयर अगेन नहीं होती हैं कि हाँ मतलब कुछ भी इशू आया लाइक वी हैव टू गो, एंड इतनी एजुकेटेड नहीं होती हैं, उनके लिए आप कुछ बताना चाहोगे कि मतलब कैसे, जो बेसिक है, जो देयर इज एनी वन रूल दैट कैन फिट ऑल? सो बेसिक जो टीयर 2 टीयर 3 के लिए भी सेम मैं एडवाइस करूंगी कि फॉलो अ बेसिक एंड अ सिंपल स्किन केयर रूटीन. क्लेंजर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन ड्यूरिंग द डे. नाइट में अगर आपको कोई नाइट सीरम यूज करना है तो आप वो ऐड ऑन कर सकते हो. आई फील टीयर 2 टीयर 3 अब जो है मतलब सो मच अवेयर हो एक्सपोजर, गए देयर हैं, सो हाँ. मच आपको इंस्टाग्राम, एक्सेस. थैंक यू. थैंक यू टू इंस्टाग्राम, देयर सो मच एक्सेस. तो उनको इन्फॉर्मेशन सारी है, बट वो राइट सोर्स से नहीं मिल रही है, तो दे हैव टू फाइंड द राइट सोर्स. आई एम श्योर देयर आर डर्मेटोलॉजिस्ट practicing in tier 2 tier 3 also. नहीं है तो there are dermatologists from other cities or available for online consultation. For example, I do online consultation for a lot of patients जो कि tier 2 tier 3 में भी Okay. रहते हैं. Then once in a while they come in for a treatment if they need to. तो find the right person, right doctor who you are able to connect with and start following them. बेसिकली सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसे हम रेगुलर डॉक्टर विजिट्स होती हैं, तो इट्स गुड कि इस माहौल, इस एनवायरनमेंट में हमें एटलीस्ट 6 मंथ 7 मंथ्स में जाकर एक बार अपने डर्मेट स्किन डॉक्टर के पास जाके अपडेट लेना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है आज के इस ज़माने में सबसे ज़रूरी है आपके जो आपकी लिस्ट में होने चाहिए लोग, एक डर्मेटोलॉजिस्ट होना चाहिए, एक न्यूट्रिशनिस्ट होना चाहिए, एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट. वो तो आई थिंक बहुत दीज जरूरी 3 है. थिंग्स आर व्हिच एवरीवन नीड्स दीस डेज. एवरीवन नीड्स. अगर मैं इस बारे में बात करूं तो हाउ द जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, जैसे स्ट्रेस, दिस अफेक्ट आवर स्किन, आवर फूड हैबिट्स, दैट अफेक्ट्स आवर स्किन. वेरी क्लोजली इट्स रिलेटेड. जो भी आपके इंटरनली चल रहा है वो आपके स्किन पे रिफ्लेक्ट होगा ही. जैसे आपने अगर खुद आप जब आपको कोविड हुआ होगा या फिर कोई भी इलनेस हुई होगी, देखते ही बता देते थे क्या हो गया. एग्जैक्टली. जो क्यों बीमार लोगों को देखते ही बोलते हैं कि आप बीमार लग रहे हो, बिकॉज आपकी स्किन रिफ्लेक्ट कर रही है ना अंदर क्या चल रहा है. सो एनी डेफिशिएंसीज दैट विल आल्सो रिफ्लेक्ट ऑन योर स्किन. तो योर डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग योर स्किन हेल्दी. सो मेरे पास जब पेशेंट आते हैं तब आई एम नॉट जस्ट ट्रीटिंग देम एक्सटर्नली कि आपको स्किन में क्या क्या यूज करना है, क्या क्या ट्रीटमेंट कराने हैं. आई ट्राई टू एजुकेट देम फ्रॉम देयर डाइट एंड लाइफस्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो, बिकॉज दे कैन रेडिएट फ्रॉम इनसाइड आउट, क्योंकि जितना Exactly. ज्यादा आप अच्छा हेल्दी खाते हो उतना It ज्यादा reflects आप on your रेडिएट skin. भी करते There हैं. are people who don't do any skin treatments but they are still glowing because उनकी Yeah. डाइट और लाइफस्टाइल इतनी अच्छी है. तो वो डाइट एंड लाइफस्टाइल का बहुत क्रूशियल रोल है टू कीपिंग योर स्किन ऑल्सो हेल्दी. So especially intake of high intake of sugar,
उससे स्किन बहुत डल होती है, उससे स्किन में Really? एक्ने बहुत ज्यादा होते हैं. सो शुगर इज अ वेरी मेजर कल्प्रिट जो स्किन को हार्म करती है. अच्छा, मुझे तो लगता था शुगर सिर्फ हमारे वेट को ही हार्म करती नो, है. शुगर इज द वर्स्ट थिंग फॉर योर बॉडी. ये आज हम रियलाइज कर रहे हैं धीरे धीरे, बट द कोरिलेशन बिटवीन हाई शुगर एंड स्किन And प्रॉब्लम्स, what about the other, variants of ये sweeteners, जैसे शहद हो गया है, अपना स्टीविया हो गया है, गुड़, स्टीविया के अपने अलग प्रॉब्लम्स हैं. गुड़ इज स्टिल ओके, आई थिंक गुड़ इज बेटर, बट वाइट शुगर, प्रोसेस्ड शुगर एंड एनी फॉर्म ऑफ ब्राउन शुगर शुगर, विच कैस्टर विल, शुगर हाँ, जो आपके इंसुलिन स्पाइक करेगा. अगर कोई भी चीज आपके इंसुलिन को स्पाइक कर रही है तो वो आपकी स्किन को हार्म करेगी. हार्म कर रही है. यस. तो शुगर needs to be Yes, controlled and for because teenagers, dairy intake should be controlled. really Yes, dairy का भी बहुत डायरेक्ट कोरिलेशन है with acne. being a मम्मी, मैं तो जब तक दूध नहीं पी ले शांत होती नहीं. हाँ, वही 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 प्रॉब्लम है. सबसे पहले कहने वाली है मम्मा अब दूध नहीं देना. See, because कैल्शियम फिर हमारे को जो अभी डेयरी मिलता है उसमें ऑलरेडी इतने हार्मोन्स होते हैं, उसमें ऑलरेडी इतनी चीजें होती हैं जो कि हमारे बॉडी में वो जो हार्मोन जो एक्ने ऑयल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं वो और स्टिमुलेट करते हैं. सो डेयरी इज अ वेरी So, कॉमन as in like डेयरी में दूध ही या फिर डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट लाइक योगर्ट और पनीर और चीज. पनीर एंड योगर्ट आर ओके. ओके. पनीर एंड योगर्ट ओके बिकॉज उसमें कुछ जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो चीजें होती है जो कि स्किन को इम्पैक्ट करती हैं वो हटा दी जाती हैं. दैट इज व्हाई पनीर एंड योगर्ट इज ओके टू टेक. बट बटर, इफ यू टेक चॉकलेट्स, आइसक्रीम, मिल्क, ये सब बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए. एंड चीज चीज ऑल्सो. cheese also Yes. needs to be avoided. Yes. And since what age दूध हमें कम करना चाहिए कंजम्पशन करना? मुझे लगता है दूध का कोई बेनिफिट नहीं है. मतलब आज की डेट में जो हम दूध फिर पीते बच्चों हैं को वो क्या इतना दें? इम्प्योर है कि उससे बेटर आप कैल्शियम के लिए और भी चीजें आप चाहे कर्ड दे दो, आप चाहे उसको पनीर दे दो, दैट इज ओके टू हैव. बट Okay. 1 ग्लास ऑफ मिल्क जो हमारे टाइम पे बोला जाता था, 1 ग्लास हाँ. ऑफ मिल्क एवरी डे, आई डोंट थिंक इट्स रिक्वायर्ड. Okay. So again, it's a big myth that has been busted. If she is having acne problem, Yeah. try cutting down on her dairy and sugar. You will see a major difference in her skin. Cool. And chocolates में dark chocolates or the regular one? Any chocolate. Any chocolate is Any bad because chocolate. I have heard again, dark chocolate is good for Weight Watchers, dark chocolate is good for your skin, dark chocolate is good for your stress Dark chocolate controlling. में कुछ antioxidants होते हैं which are beneficial for the skin, but because it still has dairy and sugar, it should be avoided. Should be avoided. Wow, that's a good insight बच्चों के लिए specifically. And आजकल मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ teenagers and their makeup trends. Oof. What is your take on that? See, अब again coming back to the same कि वो social media influence इतना ज़्यादा है इनके ऊपर that they feel left out if they are not following the trends. तो education, counseling from our end as parents, as teachers, as doctors, कि this is not your life. Your life is not in that phone. So that is important, and of course makeup blocks your glands further. So makeup से acne ज़्यादा बढ़ता है. So that is another thing which we need to tell them कि अगर उनको अपनी skin ठीक करनी है तो you have to give it time, you have to let it breathe. So makeup should be completely avoided. Because आजकल स्कूल में मैंने बच्चों को काफी नोटिस किया है वो मेकअप लगा कर जाते हैं and specifically the mascaras. So is it okay for the eyes and the eyelashes as well? They should not be doing because why do you want to block your glands? Why do you want to put chemicals which are not required? So once in a while is okay. Yeah. If you're getting ready for a party or you have some occasion coming, that's okay if it makes you feel good. But does it affect in the long run? No, long run acid, it doesn't harm like that. Okay. Because हाँ ये definitely होता ही है हमारा concentration सारा beauty ये confidence की अगर मैं बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं उनका makeup and confidence is closely related. Yeah, that's a problem. So when patients come to me कि हमारे को हमारी skin better करनी है या फिर skin improve करनी है, my intention is always कि मेकअप आपको अच्छा लगता है, you should use it, you should enjoy it, but it should not be compulsory for you कि आप मेकअप के बिना confident नहीं feel कर रहे हो, आप मेकअप के बिना बाहर ही नहीं जाना चाहते हो. हाँ. I want you to reach a point where you're confident to go out even without makeup. That's the intention of all my treatments and my prescriptions. Okay, and how safe are these Botox and fillers for young teens?
young teens, Botox मतलब and fillers, they should not be going for. because मैंने एक like I went to a doctor. She was saying that कि ना it's okay ना, आजकल 20-22 साल के बच्चे या फिर ना 18-19 साल के बच्चे they can go for Botox as well, कि एटलीस्ट वो खराब ना हो. हम आगे जाके 30-40 पे तो मैंडेट हो जाना चाहिए, बट लेकिन they kids start taking it, you know, at the very early ages. I'm not in favor of starting any of this at In early patients, yeah. 20s or even in teenage. The purpose of Botox and fillers, we need to understand ये होते क्यों क्या है और किस लिए किए जाते हैं, right? Botox जो है वो हमारे मसल्स को रिलैक्स करने में हेल्प करता है. So it Okay. is done for our wrinkles basically. Okay. जैसे फ्राउन लाइंस बनती है जब हाँ, हम फ्राउन हाँ, करते हैं, हमारी फोरहेड लाइंस बनती है जब हम हाँ, आईब्रोज हाँ. रेज करते हैं, या क्रोज फीट बनते हैं जब हम स्माइल करते हैं. इनको अगर हमें स्मूथ करना है उसके लिए बोटॉक्स किया जाता है. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल 20s में ये सब आती ही नहीं है. Right. These things happen with time, Yes, when we yes, keep yes. using our muscles for a long time. So I don't see the reason why we should be doing it. Secondly, now we're starting to do it maybe around early 30s or late 30s as a preventive mechanism, because what happens with time is अगर आज मैं frown कर रही हूँ तब मेरी line बन रही है, maybe 10 साल बाद वो line रहेगी even if I'm not frowning. Yes. That happens with हाँ. time. So if I don't address it now, then I'm going to deal with that later. So 30 or 35 is a good time to start with little treatments to work as a preventive mechanism. But 20s is too early unless आपकी कोई ऐसी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, ऐसा कोई मेजर इशू है जो कि आपको आपके कॉन्फिडेंस को बिल्कुल ही हैम्पर कर रहा है. Lip fillers again. Lip fillers. Lip colors. Lip fillers. Lip fillers is again. It's a cosmetic thing. I recommend wait till you're 25-30 at least if you want to go for it, and that too don't do it just because everyone else is doing it or someone else has told you कि तुम्हारे पे अच्छा लगेगा. नहीं, अगर आपको बॉदर करता है या फिर आपको लगता है कि ये कराने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, then go for it. What type of foods are recommended? सबसे अच्छा रहता है for a good skin? Good skin के लिए बोला जाता है rainbow plate. So your plate should have different colors, fruits and vegetables. That is the best for the skin because skin needs a lot of antioxidants. तो आपके colorful fruits जो होते हैं और vegetables होते हैं उनमें बहुत antioxidants होते हैं. That's great for the skin. Nuts are great for the skin. Walnuts are very good. Omega-3 fatty acids are very good. Then a lot of water, a lot of hydration. Hydration Yes. is minimum what amount of water you recommend? 2 to 3 liters a day. 2 to 3 Yeah. liters, good for plumpy Yeah. skin and throughout. Yeah. आजकल ये भी एक अलग प्रॉब्लम है ना, लोग ओवर हाइड्रेट करते हैं, उसके अलग प्रॉब्लम्स है. अच्छा. That's again a trend, मतलब एक वो ट्रेंड शुरू हो जाता है कि ज्यादा पीना है, but then the kidney specialists have come up with कि you can't over bombard your body with water because then the kidney gets overloaded with excreting that. ओ बेटे, मतलब हर तरह Exactly. Balance is very important. अति हर चीज की खराब है, चाहे वो कुछ भी हो. Excess should be controlled. Even something as water, उसकी भी अति खराब है. Exactly. Nice. बोटॉक्स और फिलर्स की बात हमारे बीच में अधूरी रह गई थी. Yes. बोटॉक्स. हाँ, I want to know पूरा इसके बारे में because what age, how safe are they? Okay. So मैंने आपको बोटॉक्स बता दिया. बोटॉक्स क्या होता है? I'll just tell you what is fillers. Then we'll discuss about their safety. Fillers are hyaluronic acid based injections. हाइलोनिक एसिड एक नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारी स्किन का, हमारी बॉडी का, हमारे बोन्स का. ओके, नाउ विद एज देयर इज अ लॉस ऑफ कोलेजन, लॉस ऑफ इलास्टिन, फैट कम होता है जिसकी वजह से सारा सैगिंग शुरू होता है, ये लाइंस डेवलप होने लगती है, जाउल्स बनने लगते हैं, हॉलोनेस आती है. तो उन चीजों को एड्रेस करने के लिए फिलर्स किया जाता है. सो फिलर समथिंग व्हिच विल हेल्प इन लिफ्टिंग, it will help in contouring, it will help in filling up any hollowness or any gaps which are there, and plumping अगर lips कर रहे हैं तो. So hyaluronic acid, because it's a normal constituent, it's a very safe treatment, but two things are there. One is safety of injection. तो आपका injector जो है, he or she has to be experienced and trained in that procedure, क्योंकि injection अगर गलत लगा दिया then it can have complications, right? And second thing is overdoing. Now the problem which I'm seeing is that हमने पिछले 10 साल में इतना ओवरडू कर लिया फिलर्स का दैट नाउ इंडिया में उतना नहीं है, बट अगर आप बाहर कहीं पे भी जाते हो, पीपल हैव स्टार्टेड लुकिंग लाइक क्लोन्स. सेम चीक्स, सेम शार्प जॉ लाइन, सेम लिप्स. सो बिकॉज हमारे को बताया है कि स्ट्रक्चर भी चेंज कर देता है क्या? हाँ, इट कैन चेंज योर
कॉन्टूर कर सकता है ना, तो स्ट्रक्चर आपका चेंज कर सकता है फिलर. सो Okay. वी कैन गिव यू नाइस चिन, वी कैन गिव यू नाइस जॉ लाइन, वी कैन गिव यू नाइस चीक्स, everything can be done, but you have to know how much you have to inject in which patient. You can't try to make everyone a copy, Same copy. right? क्योंकि हमारे को सिखाते जब है एस्थेटिक्स में कि ये फेशियल आइडियल फेशियल स्ट्रक्चर है, ये प्रोपोर्शन होना चाहिए, बट वी हैव टू कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू योर पेशेंट. आप हाँ. एक दूसरे का क्लोन बनाने से you're losing their actual natural Identity, beauty yeah. and their identity, right? So I feel that is more doctor related, कि doctor should know how much to inject, where to inject, and then the patient should also know कि sometimes patient also ask कि और डाल दो, और कर दो, और कर दो, मुझे इसके जैसा बना दो या दीपिका पादुकोण जैसे बना दो. So you have to know कि आपको कितना करना है, क्या करना है, और आपके ऊपर क्या अच्छा लगेगा. You have to enhance your natural beauty rather than trying to look like someone else. So from safety point of view, for fillers that is important. Uh-huh. Botox is very safe. Botox is just an injection which helps in relaxing the muscles. तो मतलब again technique is important. अगर technique गलत use करो और गलत muscle inject कर दो तब problems होती है. Otherwise it's a safe treatment. Okay. And they are long term also safe. Botox का जो है 3 से 5 महीने तक result last करता है. After that you can get it injected again. Fillers last for 1.5 years. तो इससे स्किन में कोई स्किन नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं होते? बिकॉज हर चीज के अब कहते हैं ना प्रॉस एंड कॉन्स दोनों साइड्स होते हैं. फिलर्स के और बोटॉक्स के नेगेटिव साइड क्या है? नेगेटिव साइड बोटॉक्स से यही है कि अगर गलत मसल आपने इंजेक्ट कर दी तब आपका मसल एक्टिविटी चेंज हो जाएगा फॉर 3 to 5 months. एंड फिलर्स का अगर आपने जब तक आपके अंदर रहेगा वो. हाँ, जब तक अंदर रहता है, इट एक्चुअली हैज लॉन्ग टर्म एंटी एजिंग बेनिफिट आल्सो बिकॉज इट स्टिमुलेट्स योर ओन बॉडी. बट अदरवाइज स्किन पे आपकी बॉडी पे कोई लॉन्ग टर्म डिजीज या कोई कोई इंटरनल कोई इफेक्ट नहीं देता है ये आपको. तो इट इज सेफ. It is एंड सारी जितने भी फिल्म स्टार्स हैं, again they are so perfectly looking all the time. All the influencers are perfectly looking all the time. So उनका राज क्या है? यही उनके तो मतलब आप सोचो वो दे डोंट मिस एनी वर्कआउट, राइट? दे डोंट डाइट उनका बहुत स्ट्रिक्ट रहता है. दे डोंट प्ले अराउंड विद दैट. ऑफ कोर्स रेगुलर ट्रीटमेंट्स, they are very very regular with their dermat visits and dermat treatments, proper skincare routine, and makeup and filters. हम कैसे भूल सकते हैं कि इतने फिल्टर्स हैं, इतना मेकअप इज अ मैजिकल थिंग. इट कैन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म यू. yes. So we should not think कि जो हमारे को दिख रहा है वो सच भी है. A lot of it is makeup also. ट्रू. पर आजकल वो ये ना लाइफ हमारी इंस्टाग्राम पे ही रह गई है. जितना भी जो भी इन्फ्लुएंसर बेचता है हमें लगता है कि ये परफेक्ट है, ये सही है, मुझे तो यही चाहिए. यार ये कितना सही ट्रांसफॉर्म हो गया है इतने से टाइम में. I should also try that. How good and you know how real is that? How fake and real is that? I'll tell you insider truth because I treat a lot of influencers. They don't use any of the products which they promote. मतलब हार्डली दे वुड बी यूजिंग वो जो उनको डर्मेट उनको प्रिस्क्राइब करता है वो सिर्फ उतना ही यूज करते हैं, बाकी वो प्रमोशन करते हैं. सो डोंट बिलीव व्हाट दे आर सेइंग कि ये मैंने यूज किया और मुझे ये बेनिफिट आ गया. इट्स नॉट ट्रू एट ऑल. अनफॉर्चुनेटली वी आर सो नाइव, वी आर सो इजीली इन्फ्लुएंस्ड कि हम फटाफट हम खरीद भी लेते हैं और फिर ट्राई भी करते हैं और फिर परेशान होते हैं कि हमारे साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, या फिर आपने गलत प्रोडक्ट भेज दिया, या फिर वो लोग हमें कहते हैं कि आपने सही तरीके से यूज ही नहीं किया. बट एक तो ऑफ कोर्स वो खुद भी यूज नहीं करते. सेकेंडली वी शुड हैव इनफ अवेयरनेस टू नो कि अगर कोई चीज आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स प्रॉमिस कर रही है वो कभी भी सही हो ही नहीं सकती. फेयर एंड लवली अच्छी नहीं है. फेयर एंड लवली इज अभी उस पे इतने केसेस चल रहे हैं बिकॉज दे हैव सर्टेन केमिकल्स व्हिच आर नॉट सेफ टू बी यूज्ड. हाउ इज द हाउस ब्लीच, जो होम ब्लीच होते हैं, फेम एंड ऑल? मैक्सिमम गर्ल्स आई थिंक हाउ वुमेन यूज देम एट होम. सी एज आई सेड, अगर आपको स्किन में उससे कोई रिएक्शन नहीं हुआ इट्स फाइन, बट एलर्जिक रिएक्शंस, इरिटेंट रिएक्शन, बर्न्स, ये सब चीजें हो सकती हैं अगर हमने ठीक तरह से यूज नहीं किया या फिर हमारे को अगर उससे किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट से एलर्जी होगी तो. एंड व्हाट अबाउट जो डॉक्टर फेशियल्स, मेडी फेशियल्स जो होते हैं, एंड देन जो हमें पार्लर सैलून्स, बिकॉज पैसे तो उनके भी पूरे लगते हैं. देयर आई हैव सीन 5-5K, 4-4K, 6K के फेशियल्स नॉर्मल सैलून में. और फिर like what is the difference between these two facials? See, there's a huge difference from the people who are doing it to the techniques which are being used. Most of the salon facials product facials होते हैं. जो करने वाला है, जो आपका वहाँ पे ब्यूटिशियन है, उसको स्किन की कोई नॉलेज नहीं है.
उनकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग या फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती है टू नो अबाउट द स्किन. सो दे हैव देयर सेट प्रोटोकॉल, सेट क्रीम्स होते हैं, उसको बहुत अच्छे से मसाज करते हैं और एकदम आपको चमका के भेज देते हैं. और वो जो चमक है वो एक दिन से ज्यादा नहीं रहती है, बिल्कुल, और राइट? लेकिन वो कहते हैं कि ये 3 हफ्ते तक आपका फेशियल हो गया. So one aspect is they are not giving you any long term benefit, and second aspect is breakouts हो सकते हैं, because जब आप Okay. इतना सारा क्रीम अपने स्किन पे लगा रहे हो, that can lead to breakouts, that can lead to allergic reaction, that can lead to irritation on the skin. So that is the second aspect, that is a harm which can happen to your skin. Now coming to the clinical facials, which is done at a dermat clinic, the machines that are used, the machines undergo a lot of scientific studies. Then they come up with कि चलो ये वाले protocols use करने हैं. Then once the machine is also there, different dermats will use it in different ways. वो भी अपने protocols अलग अलग बनाते हैं उस machine के लिए, जो कि उनको लगता है कि वो सबसे suitable रहेगा skin के लिए. Third, your dermat will always analyze your skin first to decide which facial is going to be suitable for you, and उस facial में क्या customization करनी है आपके skin के लिए या आपके concern के लिए. Okay. Right? And these clinical facials actually work towards giving you long-term benefit in your skin health. So none of my facial, we do a lot of instant glow facials also, but most of our facials are working to help you in improving your overall skin health. So those facials are superficially done, और उसमें कुछ inject, मतलब inject as in कुछ penetration होती है? Penetration भी होता है. Some of the facials have penetration, like in Hydra facial, we penetrate or we infuse antioxidant serums or hydrating serums, or if you have any concern, उसके according अलग-अलग serums होते हैं. So there is infusion of serums. These are non-invasive, तो injection नहीं होता है, but there is infusion because skin की जो layers होती हैं, we need to work on the internal layers to give you proper benefit, right? Okay. तो वो infusion के लिए ये machines use होती है. Okay. And what is the सबसे ज़्यादा किसी को भी कौन सा फेशियल यूज करवाना चाहिए, और किसकी रेट्स क्या होती हैं जनरली? So regular Hydra facial is something which I recommend to everyone who's above 30. Okay. What happens is एज के साथ हमारी स्किन की खुद की कैपेसिटी जो होती है एक्सफोलिएट करने की, रीजनरेट करने की, वो स्लो होती रहती है. तो हाइड्रा फेशियल इज समथिंग विच जस्ट हेल्प्स इन स्टिमुलेटिंग दैट. आई लाइक टू कंपेयर इट विद अ वर्कआउट. जैसे आप अपनी बॉडी के लिए आपको 30-35 का वर्कआउट शुरू करना जरूरी है, वैसे ही ये स्किन के लिए जरूरी है. एंड वर्कआउट में इंस्टेंट रिजल्ट नहीं पता चलता. जब आप रेगुलरली करते हो कुछ महीने तक, तब आपको बॉडी में चेंजेस फील होते हैं. सिमिलरली विद हाइड्रा फेशियल, इफ यू डू रेगुलर हाइड्रा फेशियल once a month for 3-4 months, तब आप खुद फील करोगे आपकी स्किन सॉफ्ट है, हाइड्रेटेड है, और वो इंटरनली फिर ग्लो भी करती है. ओके. एंड नाउडेज अगेन पीआरपी एंड एमएनआरएफ, ये बहुत ज्यादा मैं सुनती जा रही हूँ. व्हाट आर दे एंड हाउ गुड आर दे? MNRF is microneedling radio frequency. Microneedling ये एक मशीन होती है जिसकी मशीन की टिप पे नीडल्स होती है, एंड नीडल्स साथ में रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट भी पास करते हैं. The idea of this is an anti-aging treatment basically, which helps in scars, which helps in open pores and textural improvement. Okay. और वो इसी बेसिस पे करती है कि नीडल्स फिजिकल इंजरी करेंगी स्किन में, और जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो एक इलेक्ट्रिकल इंजरी, एक कंट्रोल्ड इंजरी करती है. एंड दिस कंट्रोल्ड इंजरी स्टिमुलेट्स आवर स्किन टू प्रोड्यूस न्यू कोलाजन. ओके. तो जब न्यू कोलाजन बनता है स्किन में, तब आपके स्कार्स में इंप्रूवमेंट आएगा, तब आपके टेक्सचर में इंप्रूवमेंट आएगा, और तब वो एंटी एजिंग में भी हम बेनिफिट बेसिकली करेगा. अपनी स्किन को उकसा रहे हैं, यू नो, कि कुछ करो, कुछ नया करो. नया Yes, करो. yes. वो डल होके बैठ गई हैं. Yes, exactly. Okay. It's a very common treatment which I do for acne scars, for open pores, and बहुत अच्छे results है इसके. And because ये आपके खुद की स्किन के कोलाजन को बूस्ट कर रहा है, it's a very natural treatment I feel. Is it something like vampire facial? Vampire facial is जो आपने PRP की बात करी, उसको vampire facial कहते हैं. PRP is platelet rich plasma. तो प्लेटलेट एक तरह के सेल्स होते हैं जो हमारी ब्लड में होते हैं. हम इस थेरेपी में आपका ब्लड लेकर के उसमें से प्लेटलेट्स को अलग करते हैं. प्लेटलेट्स आर वेरी स्पेशल सेल्स, दे कंटेन लॉट ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स. हमारे को कहीं पे बॉडी में कभी भी इंजरी होती है, वहां पे प्लेटलेट्स आकर के अपने ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करते हैं, तब वो इंजरी हील होती है. तो हम ये प्रॉपर्टी जो प्लेटलेट्स का है ये यूज करते हैं, एंड वी यूज इट फॉर स्किन रिजुविनेशन, फॉर स्कार ट्रीटमेंट. सेम पीआरपी इज ऑल्सो यूज फॉर हेयर ग्रोथ. जब हम स्कैल्प में करते हैं तो वो हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करता है. सो पीआरपी इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट्स for rejuvenation, for scars, for hair growth, for healing. So and it's very safe क्योंकि आपके खुद का ब्लड यूज हो रहा है, आपके खुद के ग्रोथ फैक्टर्स यूज हो रहे हैं. इट्स अ वेरी सेफ ट्रीटमेंट. And how painful is it?
It is slightly painful. I won't say it's completely painless, but we apply numbing cream. Usually in treatments में हम numbing cream लगाते हैं जिससे कि skin numb हो जाती है and साथ साथ में हम icing भी करते हैं, तो it's a comfortable procedure. पीआरपी होता क्या है? वेल एग्जैक्टली इसका प्रोसीजर क्या होता है? ओके सो पीआरपी ट्रीटमेंट में जब आप जाओगे अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, वो आपका ब्लड का सैंपल लेंगे. 10 ml to 20 ml सैंपल लिया जाता है. उस सैंपल को एक स्पेशल सेंट्रीफ्यूज में प्रिपेयर किया जाता है. सेंट्रीफ्यूज जो है वो मशीन हेल्प करती है प्लाज्मा और प्लेटलेट्स को अलग करने में. ओके सो प्लेटलेट्स जब अलग हो जाते हैं, उनको एक अलग सिरिंजेस में फिर withdraw करके ओके then it is injected into the concern area, whether it's your face, Okay. whether it's your hair. स्कैल्प It is done for stretch marks also, or any other areas on the body. It can be done for those areas. इसका डाउन टाइम कितना रहता है? Usually 3 to 5 days. Maybe to थोड़ी 5 days. redness और bruising अगर face पे कर रहे हैं. Scalp में there's no downtime. और रिजल्ट कितनी जल्दी दिखना शुरू होता है? Results usually take 3 to 4 weeks for a single session. Otherwise जब आप 2-3 सेशन कराते हो तब आपको और visible results दिखते हैं. और कितना फ्रीक्वेंट होना चाहिए इसमें? 2 सेशन के बीच में कितना गैप? About a month. अबाउट अ मंथ वी Yeah. कैन गेट इट डन. Yeah. एंड डू यू रेकमेंड कि ये हमें रेगुलरली कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर वी हैव टू डू इट ओनली व्हेन इट इज एक्चुअली नीडेड या हमें कुछ प्रॉब्लम है? No, तो it's मेंटेनेंस के लिए कोई करता है? yes. It's a great treatment for maintenance actually. ओके मतलब अगर आप अपनी एंटी एजिंग के लिए कुछ करना चाहते हो, दैट्स अ ग्रेट ट्रीटमेंट टू गो फॉर. आप वंस अ मंथ 3-4 सेशंस करके देन यू कैन गिव अ गैप ऑफ फ्यू मंथ्स एंड देन यू कैन डू द सेशंस आफ्टर फ्यू मंथ्स अगेन. तो दिस इज समथिंग व्हिच एक्चुअली हेल्प्स इन कीपिंग योर स्किन मेंटेन्ड. एंड हाउ एक्सपेंसिव इज दिस I think the price completely varies फ्रॉम सिटी टू सिटी? from city to city, from Doctor to area doctor. to area, from doctor to doctor. राइट. ओके. आजकल टैटू ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है. आप हाउ मुझसे सेफ टैटू इट इज? रिमूवल की बात करो, क्योंकि मेरे पास तो टैटू रिमूवल वाले लोग आते हैं. रियली? यस, वी डू लॉट ऑफ टैटू रिमूवल. वो एक्साइटमेंट में लोग करा लेते हैं टैटू, चाहे अपने बॉयफ्रेंड का नाम करवा लिया या फिर चाहे कोई भी चीज करा ली, एंड देन दे कम फॉर द टैटू रिमूवल. टैटू रिमूवल इज नॉट एन ईजी टास्क. इट हैज टू बी डन प्रॉपर्ली विद द लेजर, रिक्वायर्स नंबर ऑफ सेशंस, तब जाकर के वो टैटू हटता है. इज इट सेफ? टू रिमूव और टू गेट इट डन. बोथ, मतलब बिकॉज इंक आपके अंदर जा रही है और फिर आप उस इंक को निकाल रहे हो. Yes. How So it is? ink जाने में भी there are concerns, there are complications, there are chances of infections. HIV and many infections can happen if the instruments which are being used, they are not sterilized, they are not clean. So that is one issue. Second issue is allergy to the dye. So the pigment or the dye which is being used for the tattoo, lot of people develop allergic reaction, तो उसकी वजह से blisters भी हो जाते हैं and lot of problems can happen. And then removal में अलग challenges हैं. Removal में कई बारी पूरी तरह से नहीं जाता. There's a shadow which remains. Sometimes scarring can happen while it is being removed. So I feel unless you're 100% sure of the tattoo that you're going for and your tattoo artist कि वो clean instruments ही use करेंगे, then go for it. Otherwise it is safe. Like once we are fine with Yeah. everything, Yeah. जो भी use हो रहा है, Yeah. it is okay to have on It is your okay. body. हाँ. Because generally pregnant women को मना करते हैं कि you are not. See, for pregnant women, anything which is not absolutely necessary, that should be avoided. Okay. We don't even do hydrofacial for our pregnant patients. Okay. Because although it is almost 100% safe, but why take a chance for something which you can push till later. And one more thing about the hairs, सबको frizzy hairs का बहुत issue रहता है, and for that we go for keratin treatment or the Botox treatment. और इसी में डॉक्टर्स कहते हैं इससे आपका हेयर फॉल बढ़ गया. अब वहीं पे अगर मैं टेक्नीशियंस के पास जाती हूँ जो अच्छे टेक्नीशियंस हैं, द क्वालिफाइड, गीतांजलि और TNG टोनी गाय की बात करती हूँ, वो लोग कहते हैं कि नो, दिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट एंड इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. So what do you think? What is your take on that? Keratin and Botox are safe or not? See, if you have to choose between the two, I would recommend hair Botox. Okay. Keratin still has a lot of chemicals and a lot of heat which can damage your hair strands. तो choose करना है तो Botox choose करिए. Botox is it is more short term. I think 3 महीने ही रहता है. वो तो keratin भी 3 to 4 months ही रहता है. So then Botox is safer. It has less amount of chemicals, less heat. Okay, cool. And acha, if any 5 tips for teenagers? 5 tips for teenagers. Start following a good skincare routine. Consult with a dermatologist. Do not skip your sunscreen.
do not over experiment, and be confident with your skin. Don't be so dependent on external Perfect. things and trying to look perfect. Nobody's perfect. Cool. 5 tips for anti-aging, the ladies over 35. Start your skin treatments early. Be very consistent with your sunscreen application. Um, Again, follow a good skincare routine, consult with your dermatologist regularly, and take care of your diet and your lifestyle. 5 myths you want to bust. What you want to say कि नहीं ये it's a myth, it's a bust. One is everything which is promoted as natural and organic is not safe. Second is Are Botox and fillers safe? Botox and fillers are completely safe, but get it done from an experienced and trained dermatologist. Third, laser hair reduction is also completely safe. It is something it is a blessing, I feel, for women. You should definitely go for it, and make your daughters also go for it once they are 16. Every cosmetologist is not a dermatologist, so Yeah. choose your doctor mindfully. So yeah, and lastly, skin is not just external, it reflects your internal well-being. So your diet, your lifestyle, how much you exercise, and your sleep, all of these will impact the way you look. I'm sure sleep is the biggest compromise we have It done. is absolutely. Well. Thank you so much, Nupur. So it was an absolute pleasure. I didn't even realize हमने इतनी बातें कर ली. हाँ, अरे बातें और भी इतने सारे सवाल है इतने ना, और सारे. लाइक द मोमेंट नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, सवाल आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, जैसे Let's बस save it यार, for part 2. yes, definitely I have to do this part 2 with you. So thank you so Anytime. much. And if our viewers want to consult you, please let them know how to do that, and go ahead with that. So I practice at SkinZest. SkinZest is a dermatology, aesthetics, and plastic surgery center located in Gurgaon in DLF Phase 4. Here we have a team of dermatologists and plastic surgeons who help in patients feel better, look better, and they are able to lead better lives. We have a range of latest technologies. We keep visiting conferences nationally and internationally, and it excites me to bring these technologies and introduce them to our practice. So, if you're dealing with any skin problems, hair problems, or any cosmetic surgery related concerns, do reach out. The numbers will be provided in the captions below. We also have a YouTube channel. We can share the link for that, and do subscribe. I like talking a lot about overall maintaining skin health, skincare routines, skincare products. So follow that channel so that you can understand your skin and help your skin better.